नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषिकेश नारायण सिंह और मैं नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का स्वागत करता हूँ। इस चर्चा में हम हर दिन एक जिले की बात करते हैं। उस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, उस जिले में उन सीटों पर क्या समीकरण है और 2020 में वहां क्या हो सकता है, हम इस बारे में बात करते हैं। हम वहां पर आंकड़ों के हिसाब से आपको तथ्य दिखाते हैं और बताते हैं कि इस बार का समीकरण कैसा रहेगा। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे बक्सर जिले की। बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी जिलों सीटों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नोएडा से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बक्सर का थोड़ा-सा आपको सियासी परिचय दे दूं। बक्सर में 4 सीटें हैं। एक तो बक्सर सदर, दूसरा ब्रह्मपुर, तीसरी डुमरांव और चौथी राजपुर। राजपुर सुरक्षित सीट है। 2010 में माफ कीजिएगा 2015 के विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है, उसके हिसाब से इनमें 2 सीटों पर जेडीयू काबिज है, 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है और 1 सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। जबकि 2010 में समीकरण थोड़े विपरीत थे। उस वक्त यहाँ पर महागठबंधन यानी आरजेडी और उनकी सहयोगी पार्टियों का खाता तक नहीं खुला था। उस वक्त यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर जेडीयू काबिज थी। चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक जी के पास नोएडा में। अभिषेक बताइए बक्सर के बारे में अगर लोगों को बताना हो तो, और जो बिहार के नहीं हो, क्योंकि हमारे दर्शक देश भर में है, कैसे बताएंगे आप? क्या है बक्सर? देखिए, मैं एनबीटी के सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि बक्सर का नाम आप अगर लेते हैं तो आप कभी भी अगर इधर बिहार की तरफ आप बढ़ते हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ, उत्तर बिहार की तरफ, तो बक्सर के बारे में आपको जरूर जानने सुनने को मिलेगा, क्योंकि बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है। इतिहास इसका न केवल मतलब समझिए मानव इतिहास के शुरुआत के साथ से इस बक्सर जिले का इतिहास है और तब से इसकी चर्चा होती है। मैं सबसे पहले बात कहूंगा कि यहाँ पर अभी भी इस जो इलाका है पूरा ऐतिहासिक इसका महत्व, और ये जो जिला है बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है, मतलब है तो ये बिहार में लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से सटता हुआ इलाका है। तो इसके ऐसे कई इस गांव में, इस इलाके में ऐसे गांव है जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कई आधा हिस्सा बिहार में पड़ता है। तो ये बड़ा सीमावर्ती इलाका है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान शेर शाह ने बक्सर की विधानसभा चौसा जो है वहां पर हुमायूं को पराजित किया था। समझ सकते हैं, हुमायूं अकबर द ग्रेट के बेटे थे, उनको पराजित किया था शेर शाह सूरी ने, जिन्होंने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली तक बनी हुई है उन्होंने ऐसा ये है, और खुद दिल्ली पर उस वक्त बैठे थे। मुगल काल का अंत तब हुआ तो उसका भी अंत भी इसी बक्सर में लिखी गई, उसके अंत की कहानी भी, क्योंकि 1764 में बक्सर में ही युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध है। उसमें अंग्रेजों ने सेनाओं को हराया था, मुगलों की सेनाओं को हराया था। तो और इसके साथ ही बिहार और बंगाल पर अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को हराकर और उसको हरा करके और यहाँ पर कब्जा किया था पूरे साम्राज्य पर। उसके बाद हम थोड़ा अगर पीछे और फ्लैशबैक में जाएं तो यहाँ पर रामायण काल का भी काफी कुछ प्रमाण मिलता है। यहाँ पर कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। महर्षि विश्वामित्र ने शिक्षा ग्रहण से यहीं ग्रहण किए थे। यही धरती महर्षि मतलब कहते हैं नहीं, उस दौर के रामायण काल का सबसे शुद्ध जगह है ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई भगवान श्री राम की। महर्षि गौतम देवी अहिल्याबाई का आश्रम यहीं पर है, अभी भी वहाँ इसका बड़ा प्रकोप दिखता है। और एक बात और मैं बताऊं, भगवान राम ने भगवान राम ने ताड़का जो राक्षसी थी उसका वध यही इसी धरती पर, ये बक्सर की धरती पर ही किया था। हिंदू पुराणों वगैरह में इसको चर्चा होती है बक्सर के बारे में, तो इसको मिनी काशी कहा जाता है। और यहाँ दर्शनीय स्थल काफी अच्छे हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिमांड भी की थी कि बनारस से बक्सर तक सीधी फ्लाईओवर जोड़ दी जाए, जिससे कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले। 8 लेन सड़क की बात थी। जी जी बिल्कुल, जी। तो उसकी डिमांड की गई थी, लेकिन मौजूदा काल में यहाँ पर ये गंगा का दियारा का इलाका है, यहाँ कटाव की समस्या बहुत बड़ी है। अपराध यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। बिजली आपूर्ति वगैरह, बिजली आपूर्ति, सड़क वगैरह काफी खराब है, क्योंकि बारिश की पानी में हर साल सड़कें यहाँ खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है बक्सर। ऋषि जी बिल्कुल अभिषेक, अब मैं दर्शकों को बारी बारी से चारों सीटों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बक्सर विधानसभा सीटों के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को
कि यहाँ पर 2015 में कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी जीते थे। इन्हें मुन्ना तिवारी के नाम से ही जाना जाता है। संजय कुमार तिवारी सर्टिफिकेट में लोग मुन्ना तिवारी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बीजेपी के प्रदीप दुबे को हराया था। बक्सर सीट की जो खास बात है वो ये है कि 2005 के अक्टूबर में जब दूसरी बार चुनाव हुए थे, तो जब उस समय नीतीश कुमार की लहर थी, नीतीश कुमार यानी एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की लहर थी। उस वक्त यहाँ पर बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के हृदय नारायण सिंह थे। मायावती की पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। अजूबा कहा जाता है उस वक्त का चुनाव के हिसाब से बक्सर सीट को, कि जब सभी सीटों पर एनडीए और बीजेपी कब्जा जमा रही थी, मतलब बीजेपी और जेडीयू कब्जा जमा रही थी, तो उसमें बीएसपी ने एंट्री ले ली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और इसका काफी ज्यादा फायदा मिला था। अगली सीट पर आते हैं, ये ब्रह्मपुर सीट है। 2015 में आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने यहाँ बीजेपी के विवेक ठाकुर को हराया था। बीजेपी के विवेक ठाकुर जो है वो राज्यसभा से सांसद बन चुके हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं। महागठबंधन की लहर में वो भी नहीं टिक पाए थे। लेकिन 2010 की अगर बात करें तो इसी सीट पर बीजेपी के विश्व पितामह कहे जाते हैं कैलाशपति मिश्रा, उनकी बहू दिलमणि देवी ने चुनाव जीता था। वो फिलहाल बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अगर हम तीसरी सीट की ओर आते हैं, राजपुर विधानसभा सीट, तो 2010 और 2015 दोनों ही जेडीयू के उम्मीदवार थे, संतोष निराला, और दोनों ही बार वही जीते। अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में संतोष निराला। और अगर हम डुमरांव विधानसभा सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2015 में जेडीयू के ददन पहलवान जीते थे। ददन ने आरएलएसपी के राम बिहारी सिंह को करीब 30,339 वोट से हराकर चुनाव जीता था। और इससे पहले भी ये सीट 2010 में भी जेडीयू के कब्जे में रही थी। उम्मीदवार दूसरे थे, दाऊद अली थे। इस बार ददन पहलवान का टिकट काट दिया गया, तो वो काफी नाराज हुए हैं इस चीज को लेकर, जेडीयू से काफी नाराज है। अब अगर बात करें थोड़ा सा, अगर जिस बक्सर ज्यादा चर्चा में है अभिषेक, तो एक चर्चा है गुप्तेश्वर पांडे को लेकर। जब गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस लिया दूसरी बार 2009 के बाद, तो आप बताएं दर्शकों को क्या क्या सीन बना वहां पे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी इससे पहले भी एक बार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इससे पहले भी एक बार 2010 में के 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बीआरएस लिया था और टिकट की डिमांड किए थे। लेकिन उस वक्त बीजेपी के वो बक्सर से ही टिकट चाहते थे उस वक्त भी। लेकिन बक्सर के बारे में बता दूं कि वो संघ का बहुत पुराना केंद्र रहा है, संघ का। वहां से लालमुनि चौबे लंबे समय से राजनीति करते रहे, अब अश्विनी चौबे कर रहे हैं। तो उस वक्त भी उनकी दाल नहीं गल पाई थी और उनको टिकट नहीं मिल पाया। दोबारा उन्होंने फिर नौकरी ज्वाइन कर लिया था। इस बार फिर उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से वो रिया चक्रवर्ती वाले केस को लेकर के पूरे लाव लश्कर के साथ हंगामे के साथ जिस तरीके से उन्होंने बीआरएस लिया और पूरी प्रक्रिया घटनाक्रम हुई, तो लग रहा था कि जेडीयू में फिर शामिल हुए, तो लग रहा था कि इस बार बीजेपी वो सीट गुप्तेश्वर पांडे के लिए छोड़ देगी और वो जेडीयू के खाते में जाएगी। लेकिन ऐसा जब कल शाम को लिस्ट आई तो सब लोग भौचक रह गए, और उससे भी ज्यादा भौचक तब रह गए जब 1 घंटे बाद बीजेपी ने लिस्ट जारी की और उसमें भी गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं था। तो सारी कुछ अटकलें चल रही थी। इसी दौरान में गुप्तेश्वर पांडे का एक दर्द भरा पोस्ट भी आया सामने, सबके सामने, कि वो इस बात से, लेकिन हालांकि वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो होता है, जैसा जनरली नॉर्मली होता है राजनीति में, तो वो कह रहे हैं कि हम राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे। अब देखिए आगे क्या होता है, पार्टी ने उनके लिए क्या सोचा है, नीतीश कुमार ने क्या सोचा है, ये तो बात की बात है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे को वहां से टिकट नहीं मिल पाया है, जो कि इस वक्त बक्सर की जनता के लिए, खासकर डुमरांव की जनता के लिए सबसे बड़ी खबर है। ये पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में कह सकते हैं। तो देखिएगा ऋषि आगे क्या करते हैं गुप्तेश्वर पांडे और क्या करती है बक्सर की जनता। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस बार जो ददन पहलवान का टिकट कटा है, ददन पहलवान इस इलाके के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन पर मोटा कर्ज है, करीब करोड़ों रुपए का कर्ज है इनके ऊपर। पिछली बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने विधानसभा चुनाव में चुनाव की तैयारी के लिए उनमें खर्च करने के जो खर्च होते हैं, उसके लिए उन्होंने खेत तक बेच डाले थे अपने, ऐसी कही जाती थी, खबरें आई थी। तो ये बड़ा दिलचस्प है। इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार वो किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, तो निर्दलीय वो दावा ठोक सकते हैं, जैसा उम्मीद है। आज उन्होंने इसकी घोषणा भी की है। देखते हैं वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो निर्दलीय उतरेंगे। तो ये भी देखना होगा कि जब वो निर्दलीय उतरते हैं, इतना मोटा कर्ज उनके पास ऊपर पहले से ही चुनाव का है, तो इस बार वो चुनाव का खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया को। हालांकि इस बार गौर करने वाली बात है, इस बार रैलियां वगैरह में खर्च नहीं होना है, तो थोड़ा उनको सुविधा हो सकती है, उनको ही नहीं, किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को थोड़ी सुविधा हो सकती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा ऋषि। जी बिल्कुल अभिषेक, ददन पहलवान हेलीकॉप्टर के बड़े शौकीन है।
कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किए बिना उनका मन नहीं मानता और उनके बेटे अपनी दुल्हनिया को लाने भी हेलीकॉप्टर से ही गए थे, इसीलिए शायद कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा उनके ऊपर। हालाँकि ये बात की बात है, ददन पहलवान समेत अगर बाकी सभी कैंडिडेट्स को देखें 4 सीटें हैं। देखते हैं कि इस चुनाव में इन सीटों पर कौन कब्ज़ा हासिल करता है, क्या 2010 दोहराया जाता है या 2015? भविष्य के गर्त में है, 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा, 10 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। आज के लिए हमारी पेशकश यहीं तक थी। आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त। आज के लिए हमारी पेशकश यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी नए जिले के साथ, वहाँ के नए समीकरणों के साथ। नमस्कार।